थर्ड यूनिट तो सेकंड ही है ना। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। हर्ष एक काम कर, ये जो ये है ना लकड़ी है पीछे, इससे उसको धक्का लगा दे ताकि वो धूप बंद हो जाएगी। इससे उस गत्ते के थोड़ा सा लगा देना। नहीं देखे तुम्हारे किसी के, खड़ा हो जाओ ऊपर। हाँ बस सजा लो कॉपी। अपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। नहीं रहने दे, बंद रहने दे, खुला ही रहने दे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टॉपिक डालेंगे पहला, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत सुनो। न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात v लेस देन c। अतः आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया और एक नया नियम प्रस्तुत किया जो उन कणों पर लागू होता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, v अप्रॉक्सीमेट c। इसे क्या कहते हैं? अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहा मैंने? न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात v लेस देन c। अतः आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया और एक नया नियम प्रस्तुत किया जो उन कणों पर लागू होता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, अर्थात v अप्रॉक्सीमेट c। इसे क्या कहते हैं? अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दो अभिग्रहित है। प्रथम जो अभिग्रहित है वो क्या है कि भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। इसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं। क्या? तुल्यता का नियम भी कहते हैं। और द्वितीय जो अभिग्रहित है वो क्या है कि प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में समान होता है। इसे समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। क्या? समकालीनता का सिद्धांत। याद हो गया? अभिग्रहित और एक बार लिखा दो फिर तो। दो अभिग्रहित हैं। प्रथम अभिग्रहित क्या है कि भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा अभिग्रहित क्या है कि प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? समकालीनता का सिद्धांत। और पहले वाले को तुल्यता का सिद्धांत, तुल्यता का। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद है इसे आपको? लिखा दो एक बार। न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो। न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात v लेस देन c।
अर्थात V लेस देन C। नेक्स्ट लाइन में, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया और एक नया नियम प्रस्तुत किया। और एक नया नियम प्रस्तुत किया जो उन कणों पर लागू होता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। अर्थात V अप्रोक्सीमेट C। अर्थात V अप्रोक्सीमेट C। इसे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। इसे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में, आइंस्टीन के सिद्धांत के निम्न दो अभिग्रहित हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के निम्न दो अभिग्रहित हैं। प्रथम अभिग्रहित पोस्टुलेट। प्रथम अभिग्रहित क्या है? क्या है बोलो? भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। लिखें, भौतिकी के सभी नियम भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। इसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं। इसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं। द्वितीय अभिग्रहित। द्वितीय अभिग्रहित प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में समान होता है। सभी दिशाओं में समान होता है। इसे समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं।
इसे समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार मैंने क्या कहा सुन लो। आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत आपका टॉपिक है। तो न्यूटन के नियम उन कणों पर लागू होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात v लेस देन c। तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया और एक नया नियम प्रस्तुत किया जो उन कणों पर लागू होता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, अर्थात v अप्रोक्सीमेट c। इसे क्या कहते हैं? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। और आइंस्टीन ने दो अभिग्रहित दिए। कौन कौन से? प्रथम अभिग्रहित क्या है कि भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, इसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में एक समान होता है, इसे क्या कहते हैं? समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, टॉपिक डाला नेक्स्ट। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है इंपॉर्टेंट। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। देखो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होती क्या है? मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस, मुक्त आकाश में किसी कण की गति का एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण बताने वाली समीकरणों को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। उड़ गया? मुक्त आकाश में मतलब फ्री स्पेस में किसी कण की गति का एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण बताने वाली समीकरणों को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। कितने निर्देश तंत्र है? एस और एस डैश। नहीं, बनाना तो है पर अभी रुको। देखो क्या कहा मैंने कि मुक्त आकाश में किसी कण की गति का एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण बताने वाली समीकरणों को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। माना चित्रानुसार S और S डैश दो निर्देश तंत्र है जो प्रारंभ में पूर्णतया संपातित है, मतलब x डैश ने x को ढक रखा है, y डैश ने y डैश को ढक रखा है, z डैश ने z को ढक रखा है, प्रारंभ में पूर्णतया संपातित है। इसके मूल बिंदु पर एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है।
क्या रखा हुआ है? प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, जिससे गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग के बराबर प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती है। बिंदु स्रोत रखा हुआ है तो गोलीय तरंगाग्र के रूप में क्या होगा? प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होगी। ठीक है, अब एस डैश तंत्र, एस तंत्र के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में गतिमान है। किधर है? प्लस x दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि मूल बिंदु O पर स्थित प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? T बराबर, देखो यहां पर क्या रखा हुआ है? बिंदु स्रोत रखा हुआ है, इससे प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होगी। मैं नहीं बना रहा, कहां पहुंचगी? उत्सर्जित होकर यहां जाएगी ना, ये रहा दिखा रखा, ये समझो बिंदु P यहां है। तो T बराबर कितना होगा? मापांक ऑफ OP वेक्टर अपॉन क्या? चाल, चाल कितनी? C। क्या कहा मैंने कि इसके मूल बिंदु पर एक बिंदु स्रोत रखा हुआ है या प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, जिससे गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग के बराबर प्रकाश तरंगे क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ठीक है, मतलब T बराबर मापांक ऑफ OP वेक्टर अपॉन C। ठीक है, अरे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो T बराबर ये OP वेक्टर है। OP वेक्टर कितना है आपके पास? R वेक्टर। R वेक्टर क्या होता है? XI के प्लस YJ के प्लस ZK के। अरे S फ्रेम में जो निर्देशांक है वो क्या है? XYZ है, XYZ है। तो फिर अपने पास T बराबर मापांक ऑफ OP वेक्टर अपॉन C है, तो OP वेक्टर कितना होगा? मापांक ऑफ OP वेक्टर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन C। इसको अपन ऐसे लिख दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या? CT। वर्क करने पर वर्क कर दें अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C स्क्वायर T स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर बराबर क्या? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सुनो, एस डैश तंत्र द्वारा एस फ्रेम के सापेक्ष प्लस x दिशा में VT दूरी तय की गई है। कितनी? VT दूरी तय की गई है। अतः O डैश पर स्थित प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? T डैश बराबर मापांक ऑफ O डैश P वेक्टर अपॉन क्या? C। यही होगा। तो T डैश बराबर मापांक ऑफ O डैश P वेक्टर कितना है? R डैश वेक्टर। R डैश वेक्टर का मतलब क्या हुआ? x डैश I कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। तो यहां पर इसका मापांक है तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर अपॉन C। यहां पर C डैश आएगा क्या? क्यों? सभी दिशाओं में एक समान बोला ना अपन ने। वर्क कर दूं या पहले से लिख दूं? अंडर रूट एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर बराबर C T डैश। वर्क करने पर एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर बराबर C स्क्वायर T डैश का स्क्वायर। एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T डैश का स्क्वायर के बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एस फ्रेम में बात कर ली, एस डैश फ्रेम में बात कर ली। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्म से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़ी थोड़ी होगी आपने? हाँ, और याद तो तब होती है ना जब पेपर होते हैं हमारे, और पेपर तो हुए ही नहीं, इसलिए हमने पढ़ाई की ही नहीं। हुआ था क्या? दिया था, तो फिर तुम्हें याद भी होगी समीकरण। अच्छा, तो फिर क्या है समीकरण? है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। वही थी, हाँ। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस VT, वाई डैश बराबर y, जेड डैश बराबर z।
और टी डैश बराबर टी। ठीक है, ये समीकरण थे अपने पास। ये एक निश्चित समय पर थी, इसीलिए टी डैश बराबर टी, वहां पर अपन 3 के लिए पढ़ते थे। इसको मैं क्या कह दूं, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। यहां पर मैंने ये जो y है ना, सिर्फ y डैश लिखा है क्योंकि पर्टिकुलर प्लस x दिशा में गतिमान है, तो उसका एक ही घटक लिया है मैंने। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो x डैश का स्क्वायर मतलब x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, प्लस y डैश का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस z डैश का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर बराबर कितना, 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी बराबर 0। ये रहा और ये वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी बराबर 0। समीकरण 4, समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर, एक कहां गई, ये रही। समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी पद अतिरिक्त प्राप्त होता है। अतिरिक्त नहीं मिल रहा क्या, एक्स्ट्रा आ गया ना, अतिरिक्त प्राप्त होता है। अतः गैलीलियन रूपांतरण उन कणों पर लागू नहीं होता जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। नियम फेल हो गया गैलीलियन रूपांतरण का। ठीक है, तो इसके लिए लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने नई समीकरणें प्रस्तुत की और वो समीकरणें क्या थी, x डैश बराबर अल्फा x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर अल्फा t प्लस एफ एक्स। फिर यहां पर ये अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा का मान निकालेगा, f कांस्टेंट है उसका मान निकालेगा, वैल्यू पुट करेगा तो लॉरेंस रूपांतर समीकरण अपने पास आ जाएगी। लॉरेंस निकालेगा ना? हाँ चलो लिखें। मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में किसी, मुक्त आकाश में टॉपिक है लॉरेंस रूपांतर समीकरण है। मुक्त आकाश में किसी कण की गति का, मुक्त आकाश में किसी कण की गति का एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मुक्त आकाश में किसी कण की गति का एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र में, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण बताने वाली समीकरणों को, रूपांतरण बताने वाली समीकरणों को लॉरेंज रूपांतरण समीकरणें, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणें कहते हैं। लॉरेंज रूपांतर समीकरण कहते हैं। चित्र बना लो दोनों। माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार S व S डैश दो निर्देश तंत्र है। माना चित्रानुसार S व S डैश दो निर्देश तंत्र है जो प्रारंभ में पूर्णतया संपातित है, जो प्रारंभ में पूर्णतया संपातित है तथा मूल बिंदु पर
तथा मूल बिंदु पर एक प्रकाश स्रोत तथा मूल बिंदु पर एक प्रकाश स्रोत रखा है, जिससे गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग के बराबर जिससे गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश के वेग के बराबर प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है। प्रकाश के वेग के बराबर प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है। एस तंत्र के सापेक्ष एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिमान है। एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिमान है। तब बिंदु O पर स्थित प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय t बराबर मापांक ऑफ OP वेक्टर अपॉन c। प्रकाश के वेग से गतिमान है वो, तो OP वेक्टर कितना है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप है, तो इसका परिमाण लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समीकरण 1 तक लिखो। समीकरण 1 तक हो गया। फिर लिखें एस डैश तंत्र द्वारा एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में vt दूरी तय की गई है। अतः ओडेश पर स्थित प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय टी डैश बराबर मापांक ऑफ ओ डैश पी वेक्टर अपॉन सी। ये पूरा लिख लो समीकरण 4 तक। लिख लिया समीकरण 4 तक सबने? ठीक है। हाँ देखो क्या लिखोगे समीकरण 4 के बाद, इधर देखो कि समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर
स्पष्ट है कि वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वीटी पद अतिरिक्त प्राप्त होता है। अतः गैलीलियन रूपांतरण उन कणों पर लागू नहीं होते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। अतः ऐसे कणों के लिए लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने नई समीकरणें प्रस्तुत की, जो क्या थी, x डैश बराबर अल्फा x माइनस वीटी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर अल्फा टी प्लस एफ एक्स। ठीक है, लिखें बात। समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वीटी पद वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वीटी पद वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वीटी पद अतिरिक्त प्राप्त होता है। अतः गैलीलियन रूपांतरण उन कणों पर लागू नहीं होता है। उन कणों पर लागू नहीं होता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। अतः ऐसे कणों के लिए लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने निम्न समीकरणें प्रस्तुत की। समीकरणें क्या थी? x डैश बराबर अल्फा x माइनस बीटी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर अल्फा t प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये जो अल्फा है इसकी जगह नया कांस्टेंट गामा लेता है। लास्ट में क्या लेता है? गामा। तो आप लोग यही लिख लेना कि अल्फा बराबर क्या है? गामा है। ठीक है, अलग से लिख लेना, ये मैं यही लिख देता हूं ये। अब देखो ये समीकरण कौन सी है? नंबर 5। ये मान मैं पुट कर दूं समीकरण 2 में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 एक्स डैश का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, जेड डैश का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर अल्फा टी प्लस एफ एक्स का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी एफ एक्स बराबर 0। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टी एफ एक्स और ये सी स्क्वायर बराबर 0। अपन को कोशिश करनी है कि ऐसा ही पद बने। ठीक है,
मतलब समीकरण एक से तुलना करनी है, मतलब एक्स डैश नहीं हो, हाँ ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। फॉर्म तो इसकी भी वही है। तो यहां पर देखिए अपन एक्स स्क्वायर वाला पद और कहां पर आ रहा है, ये दो जगह, तो एक्स स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर सिंगल है और ये जेड स्क्वायर, ये ले लिया मैंने और ये ले लिया। अब क्या बनाना है आपको, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो मैं कॉमन लेता हूं माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जिसमें भी आ रहा हूं, एक तो इसमें आ रहा है और भाग दे देंगे ना, और तो नहीं है कहीं, कहाँ आ रहा है टी सी स्क्वायर टी स्क्वायर किसमें आ रहा है लास्ट, नहीं यहाँ पर। तो देखो यहां से तो कितना आया, मैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो अल्फा स्क्वायर, और यहां से अरे रुको तो सही, भाग दे देंगे ना सी स्क्वायर का, तो ये अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये प्लस का ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या क्या बच रहा है अपने पास, एक तो ये पद बचा हुआ है और एक ये, दोनों में माइनस 2xt कॉमन ले रहा हूं मैं, 2xt कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से कितना बचा, 2xt ले लिया मैंने, वी अल्फा स्क्वायर और ये प्लस देखो 2xt, तो अल्फा एफ और ये सी स्क्वायर बराबर क्या 0। ठीक है, ये तो माइनस का है ही सही और वो भी माइनस का, ठीक है। समीकरण कौन सी है, देखो समीकरण 6 की समीकरण 1 से तुलना करने पर एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे अपन, तो वहां तो देखो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर था, तो क्या आया अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर कितना 1 या 0 1। ठीक है, यह समीकरण 7। सी स्क्वायर टी स्क्वायर की तुलना, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना 1। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं, अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना 1। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण 8 7 आ गई पहले। फिर माइनस 2xt वी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एफ सी स्क्वायर बराबर कितना 0। अरे देखो ना उसमें कोई गुणांक नहीं था इसका 0, तो यहां से ये तो 0 में चला गया। वी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एफ सी स्क्वायर बराबर कितना 0, तो वी अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा एफ सी स्क्वायर, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, एफ बराबर माइनस वी अल्फा अपॉन सी स्क्वायर, ये किसका मान आ गया एफ का। इक्वेशन नंबर 9। ये सारे मान कहां रख दूं मैं, गैलियन रूपांतर समीकरणों में, सॉरी लॉरेंस रूपांतर समीकरणों में। तो एक्स डैश बराबर अल्फा का मान है अपने पास रखें, और यहां पर मैं एफ का मान लिख देता हूं जो किसके पदों में अपने पास अल्फा के पदों में, फिर अल्फा कॉमन ले लेंगे, वापस वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी 5 8 एंड 9, एक्स डैश बराबर अल्फा, अल्फा का मान कितना आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, जेड डैश बराबर कहाँ गया z, और t डैश बराबर अल्फा टी माइनस
ये एफ का मान अपने पास देखो अल्फा के पदों में, तो क्या होगा वी अल्फा अपॉन सी स्क्वायर। तो टी डैश बराबर अल्फा कॉमन ले लूं मैं, हाँ एक्स भी है, तो ये टी अल्फा कॉमन ले ले मैंने, और एक्स भी अपॉन सी स्क्वायर, और टी डैश बराबर अल्फा का मान है अपने पास कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी माइनस एक्स भी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, बातें नहीं। और इसमें अपन को डायरेक्ट क्या याद रखना है, लॉरेंस रूपांतर समीकरण। अब आप इसको ऐसे याद रखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो वापस इसने ये जो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इस मान को मैंने क्या कहा था, गामा। क्या बोला था मैंने, गामा है ये। ठीक है, तो मैं यहां रखा हूं, और याद करने के हिसाब से थोड़ा सिंपल तरीके से लिखते हैं इसको, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये याद रखनी है आपको, चारों समीकरण है। क्या है, लॉरेंस रूपांतर समीकरण है, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। जब मुझे याद हो सकती है तो तुम तो सारे अभी बहुत ज़्यादा बुद्धि है तुम लोगों में तो, पर काम में नहीं लेते। मैंने उस दिन भी कहा है, एक सिद्धांत बताया तुम लोगों को डार्विन का, अगर कोई भी चीज़ काम में नहीं लेते तो ख़त्म होती जाती है, याद है ना तुम्हें, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो इस बुद्धि को भी अगर तुम काम में नहीं लोगे तो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो जाएगी। कहाँ तक लिख लिया था, प्रस्तुत की, फिर लिखो ये पूरा। मैं यहां लिख देता हूं, यहां भी लिख देता हूं कि जहां गामा क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, कॉपी के ऊपर कहीं पे भी लिख लेना, ये जो v अपॉन सी है ना, इसको शॉर्ट में बीटा आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बीटा। बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्यादा हो गया। ये समीकरण 10 है, और आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे ना।